हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए बिल्कुल लास्ट तक, और आपका जो भी स्कोर आता है आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस पेन्स बुक राइट्स ऑफ मैन पब्लिश्ड। थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन प्रकाशित हुई। अब आपको बताना है कि ये बुक थॉमस पेन की किस साल पब्लिश्ड हुई थी। ए 1979 में, बी 1969 में, या सी 1791 में, या डी 1971 में। 4 ईयर आपको दिए गए हैं। आप बताइए कि किस साल थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन बुक पब्लिश हुई थी। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। देखिए, थॉमस पेन की जो बुक है राइट्स ऑफ मैन, ये पब्लिश हुई 1791 में। इस बुक का मेन सब्जेक्ट क्या था जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है? इसका मेन सब्जेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इसमें थॉमस पेन ने लिखा क्या है? उन्होंने इसमें लिखा है कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, राजनीतिक क्रांति वहाँ पर अलाउ होनी चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट्स को सेफ नहीं कर पा रही। यानी जो लोगों को अधिकार मिले हैं, जो प्राकृतिक अधिकार उनके पास हैं, उनकी सुरक्षा अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो वहाँ के लोग राजनीतिक क्रांति उस सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इसके अलावा राइट ऑफ मैन जो बुक है, ये इसमें एक बात और मेंशन है कि ये अपोज करती है आइडिया ऑफ हेरिडेटरी गवर्नमेंट का, जहाँ पर डिक्टेटर गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि मैंस का नेचर करप्ट है। ये भी थिंकिंग होती है ना कि मैन वहाँ के बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो डिक्टेटरशिप चलाए अपनी। तो इस आइडिया के भी राइट्स ऑफ मैन जो ये बुक थॉमस पेन ने लिखी थी, उसमें इसकी आलोचना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीपल शुड बी गवर्न्ड बाय मोरल रूल्स rather than law. Who advocates this statement? व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थक कौन हैं? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी हॉब्स, डी रूसो। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि किस थिंकर ने इस स्टेटमेंट का समर्थन किया था। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना टाइम आप आंसर करने में पूरा लिया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए और सोचा करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने इस बात का समर्थन किया था कि व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित किया जाना चाहिए। ये बात प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में लिखी थी, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जो ह्यूमन है वो एक मोरल बीइंग है, नैतिक प्राणी है, और उन्हें मोरालिटी के अकॉर्डिंग ही शासित करना चाहिए, नैतिकता पूर्वक ही उनके ऊपर शासन करना चाहिए, तभी राज्य का निर्माण होगा। और अगर हम उन्हें नैतिक नियमों से उनके ऊपर काम करेंगे, शासन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अराजकता नहीं हो पाएगी स्टेट में, अनार्की स्टेट में नहीं आ पाएगी अगर मोरल बेसिस पर स्टेट चलेगा। ये प्लेटो के थॉट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इन विच बुक डिड प्लेटो राइट अबाउट द रूल ऑफ लॉ? विधि के शासन की बात प्लेटो ने किस पुस्तक में लिखी? ए. कीटो, बी. मीनो, सी. फेडो, डी. स्टेट्समैन। ये चारों ही बुक प्लेटो जी की हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको बताना है कि प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ की बात किस किताब में लिखी थी, किस एक पर्टिकुलर बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ मेंशन किया था। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्लेटो ने अपनी बुक स्टेट्समैन में रूल ऑफ लॉ की बात की थी। स्टेट्समैन में ही प्लेटो ने राज्य की भी बात की थी। एक पूरा ब्रीफ आइडिया उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में ही दिया था, पर स्टेट्समैन में भी उन्होंने राज्य के बारे में बात की है। और कीटो में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? कीटो में प्लेटो ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो इनके गुरु थे सोक्रेट्स, उनको जहर खिलाकर मारा गया। एक कन्वर्सेशन, जैसे कि प्लेटो की बुक में डायलॉग मेथड यूज होता था, तो पर्टिकुलर कीटो में भी एक कन्वर्सेशन इन्होंने डिस्क्राइब किया है उस पूरे घटना का, जिस तरह से सोक्रेट्स को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, हुज बुक इज पोस्टीरियर एनालिटिक्स? पोस्टीरियर एनालिटिक्स किसकी पुस्तक है? ए. प्लेटो की है, या मैकियावेली की है, या फिर लॉक की है, या फिर अरिस्टोटल की है? आप बताइए। देखिए, इसके पहले मैंने वेस्टर्न थिंकर के बुक और ऑथर का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसने भी नहीं देखा है जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। वेस्टर्न थिंकर्स और उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सिर्फ एक वीडियो में पूरी अवेलेबल है। आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब बताइए कि पोस्टीरियर एनालिटिक्स किसकी बुक है? प्लेटो की है, या मैकियावेली की है, या लॉक की है, या फिर अरस्तु की है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरिस्टोटल की बुक है पोस्टीरियर एनालिटिक्स। इस बुक में इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज की बात की है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज द आइडियल रूलर ऑफ मैकियावेली? मैकियावेली का आदर्श शासक कौन था? ए. किशार कानू, बी. सीजार बोर्जिया, सी. बोफोर्स रानू, डी. शक्ति बोजियो। मैकियावेली ने एक आदर्श शासक की भी एक कल्पना की थी और एक बात भी कही थी कि अगर किंग होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। 4 नाम आपको मेंशन है। अब आप बताइए कि मैकियावेली ने किसकी तरह राजा के होने की बात की थी कि ये हमारे आदर्श शासक हैं और ऐसे ही एक रूलर को होना चाहिए। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीजार बोर्जिया। ये मैकियावेली के आइडियल रूलर थे। मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में रूलर के बारे में और स्टेट के बारे में सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया है। और इन्होंने किंग के बारे में अब एक बात कही है कि किंग जो है थोड़ा सा लिबरल रहेगा लोगों के साथ, ऐसा वो दिखाए, पर रियल में उसको वैसा नहीं होना चाहिए। ये मैकियावेली के पर्टिकुलर किंग के बारे में थॉट्स हैं। और वो दिखाए कि वह लोगों को फ्रीडम दे रहा है, पर असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और किंग को किसी प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं करना चाहिए और राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। ये मैकियावेली के रूलर के बारे में कुछ विचार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हॉब्स की डी कॉर्पर कब प्रकाशित हुई? अब आप बताइए कि हॉब्स की डी कॉर्पर बुक पब्लिश्ड कब हुई थी? ए 1600 में, या बी 1651 में, या सी 1655 में, या डी 1658 में?
ईयर ऑफ पब्लिशिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये भी आना चाहिए। अब बताइए कि ये हॉब्स की बुक है डी कॉर्पर, किस साल ये प्रकाशित हुई थी। 4 ईयर आपको दिए गए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हॉब्स की बुक डी कॉर्पर 1655 में 1655 में पब्लिश हुई थी और इस बुक के 4 पार्ट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू हुम नो धोबी कॉबलर और बार्बर कैन बी किंग। किसके अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। ए एरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी रूसो, डी लॉक। अब आप बताइए कि ये किसने कहा है कि जो धोबी होते हैं, मोची होते हैं या नाई हैं, उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता। ये किस विचारक का थॉट है। देखिए क्वेश्चंस आप लास्ट तक सारे लगाया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन जनरली लोग कहते हैं क्वेश्चन लगाने से क्या फ़ायदा, हमें तो बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन लगाने से ही आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इसके अगल बगल से ही, मतलब इस टॉपिक से ही रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन लगाने पर ही पता चलेगा। पढ़ करके सिर्फ पर्टिकुलर किसी टॉपिक को आप नहीं जान सकते कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। उसके बाद आपका काम है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना। इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन एमसीक्यूज से भी हो सकती है। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से बुक्स को पढ़ लिया है, अपनी नोट्स प्रिपेयर कर ली है, नोट्स को रिवाइज कर लिया है, तब आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगर बहुत पास है तो उस समय आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप क्वेश्चंस लगाइए, अपनी नोट्स रिवाइज करिए हर यूनिट की और उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए कि ये किस थिंकर का थॉट था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो के अकॉर्डिंग कोई भी धोबी, मोची या नाई राजा नहीं बन सकता। क्योंकि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्लेटो कहते थे कि इन लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है, इनकी जो आत्मा है उनके अंदर ऐसे गुण नहीं है राजाओं वाले कि इन्हें राजा बना दिया जाए। क्योंकि राजा बनने के लिए तो विवेक की ज़रूरत होती है, विजडम की बात की थी प्लेटो ने। तो अब इनके पास तो विवेक है नहीं, तो ये राजा नहीं बन सकते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच थिंकर सपोर्टेड द सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड किंग। किस विचारक ने चर्च व राजा के मध्य पूर्व पृथक्करण का समर्थन किया। ए मैकियावेली, बी जॉन रॉल्स, सी जॉन लॉक या डी हन्ना आरेंट। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा वो थिंकर हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था कि चर्च और किंग को अलग अलग हो जाना चाहिए। ए बी सी डी में से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकियावेली। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ा होगा। मैकियावेली ने ही चर्च और राजा के मध्य पृथक्करण को समर्थन किया था। मैकियावेली चर्च के अगेंस्ट थे, सिर्फ चर्च के अगेंस्ट थे वो। यहाँ से आप ये नहीं समझ सकते कि वो धर्म के खिलाफ थे, वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो चर्च के अगेंस्ट थे। क्योंकि मैकियावेली कहते थे कि जो इटली में इतनी ज़्यादा वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, इटली यूनाइट नहीं हो पा रहा है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सब चर्च की वजह से है। चर्च रास्ते में बाधा बन रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो अगर चर्च नहीं रहेगा, हो सकता है तब इटली यूनाइट हो जाए और एक किंग को अलग कर देना चाहिए चर्च से। चर्च का जो रूलिंग पावर है वो घटा देना चाहिए और चर्च और किंग दो अलग अलग चीज़ें हो जानी चाहिए। क्योंकि इटली में जो यूनिटी है वो चर्च नहीं पैदा कर पा रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि चर्च अलग काम करे और राजा अलग काम करे। ये मैकियावेली के विचार हैं। इन्होंने ये नहीं कहा था कि चर्च नहीं होने चाहिए, चर्च होने चाहिए, पर दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो जाए, चर्च का अलग और किंग का अलग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है,
हु फ्रीड ही सॉवरेन फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, किसने अपने संप्रभु को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया? ए जीन बोदा है, बी हॉब्स, या रूसो, या फिर लॉक? आप बताइए। आप यहाँ पे संप्रभु पूछ रहा है, और संप्रभु तो जीन बोदा का भी था, हॉब्स का भी था, और लॉक और रूसो ने भी कम्युनिटी में ही एक तरह से सॉवरेन पावर दे रखी थी। अब बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? किसने अपने संप्रभु को सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हॉब्स ने अपने सॉवरेन को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, जबकि जीन बोदा की जो यहाँ पर बात हो रही है, इनका भी संप्रभु का थॉट था, पर इन्होंने अपने सॉवरेन के ऊपर ईश्वरीय कानून और मोरालिटी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जबकि हॉब्स ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन अपने सॉवरेन पर, संप्रभु पर नहीं लगाया था। हॉब्स ने तो यहाँ तक कर दिया था कि जो चर्च हैं स्टेट में, वो भी राज्य के अधीन ही बना दिया जाए और सॉवरेन को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए। ये थॉमस हॉब्स के थॉट थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्लेस प्लेटो इन द 3 क्वालिटीज ऑफ द सोल? निम्न में से किसे प्लेटो ने आत्मा के 3 गुणों में नहीं रखा? ए विजडम, विवेक को, या बी क्वाड, डरपोक, या सी करेज, साहस, या डी एपेटाइट, तृष्णा? प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए थे कि हर आत्मा में 3 क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी एक क्वालिटी नहीं है उन तीनों में से। ए, बी, सी, डी चारों अलग अलग चीजें हैं। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। प्लेटो के बारे में तो सबने पढ़ रखा होगा, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें, कोई बहुत अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अंदर जा कर के इसे नहीं पाएंगे। ये प्लेटो की बहुत एक तरह से एकदम ऊपर की चीज़ है, क्योंकि जिसने भी प्लेटो पढ़ा होगा वो फर्स्ट सेकेंड पेज पर ही इस थॉट को प्लेटो के पा जाएगा कि आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गुण नहीं है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्वाड, डरपोक। इसकी बात तो प्लेटो ने नहीं की थी। हालांकि प्लेटो ने विवेक कहा था कि हाँ ये होता है, साहस भी होता है और तृष्णा भी होती है। ये 3 आत्मा की क्वालिटीज हैं। और व्यक्ति की पहचान, प्लेटो ने कहा कि एक व्यक्ति की पहचान आत्मा से ही होती है, और आत्मा के 3 गुण हैं, एक विजडम है, और एक करेज है, और एक एपेटाइट है। और इन्हीं गुणों के आधार पर ही प्लेटो ने कहा था कि इनको अलग अलग 3 वर्ग में, जैसे कि कहा कि जिसके पास विवेक है वो फिलोसोफर किंग बन जाएगा, जिसके पास करेज है वो सोल्जर बन जाएगा, सैनिक, और जिसके पास एपेटाइट, तृष्णा है, वह प्रोड्यूसर बन जाएगा, उत्पादक बन जाएगा। लेकिन डरपोक की बात तो प्लेटो ने कहीं नहीं की अपने ह्यूमन की 3 क्वालिटीज़ के अंदर। और यहाँ से आपको एक चीज़ और जो इन्होंने बताया कि विजडम फिलोसोफर किंग के पास, करेज सोल्जर के पास, एपेटाइट प्रोड्यूसर के पास, यही अगर इन्होंने कहा कि जिसके पास जो क्वालिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करे तब न्याय होगा। और यही है प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी कि समाज में तभी न्याय हो पाएगा जब जिसके पास जैसे गुण हैं वह वही काम करे और एक दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी ना करे, तो वहां पर न्याय एग्जिस्ट करेगा। ये प्लेटो का जस्टिस था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज द प्रायर ऑफ मैन। प्लेटो के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ पर्सन। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकेंड सही है, या दोनों सही है, या फिर एक भी सही नहीं है? देखिए, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, स्टेट इज प्रायर ऑफ मैन, पर ये प्लेटो की स्टेटमेंट है। गलत, ये प्लेटो की स्टेटमेंट नहीं है, ये अरस्तु जी की स्टेटमेंट है, ये एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या है
कि एरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? क्या आपने अरस्तु जी के बारे में कहीं ये पढ़ा था? ये भी बिल्कुल गलत है। ये अरस्तु का नहीं, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लेटो का है, ये एरिस्टोटल का है, और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ही तरह की स्टेटमेंट है, पर दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। इसलिए आप अच्छे से जान लीजिए कि कौन से स्टेटमेंट को प्लेटो ने दिया है और कौन से स्टेटमेंट को अरस्तु जी ने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू विच द किंग डज नॉट हैव द पावर टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज सक्सेसर्स। किसके अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है? ए लॉक, बी मैकियावेली, सी रॉबर्ट फिल्मर, डी हॉब्स। अब आप बताइए कि ये किसने कहा है कि किंग को, जो उनके सक्सेसर्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी देने की शक्ति नहीं होनी चाहिए? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जॉन लॉक ने ये कहा है। जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर के व्यू को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है। रॉबर्ट फिल्मर ने, इनकी एक बुक है पैट्रियार्का, उसमें रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था कि जो नेचुरल पावर, जो प्राकृतिक शक्तियों की बात इन्होंने उस बुक में की थी, और कहा था कि किंग के पास ये उसकी पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने उत्तराधिकारियों को दे सकता है। और बस रॉबर्ट फिल्मर के इसी व्यू को जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, राजा अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को दे नहीं सकता, उसके पास ये शक्ति नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु सेड लेवियाथन्स चॉप्ड हेड इज द जनरल विल ऑफ रूसो। किसने कहा लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? ए स्पिनोजा, बी हांसा, सी सेबाइन, डी रूसो। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है पेपर 2 में, और ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। अब आपसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब तो नहीं पूछ रहा है, पर ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट है किसकी। ए, बी, सी, डी में से किस थिंकर ने ये स्टेटमेंट दी है, आपको यहाँ पर ये बताना है। लेवियाथा का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। लेवियाथा किसका था? हॉब्स का था, ये आपको पता ही है। तो आप बताइए कि किसने कहा है इस चीज़ के बारे में। ये स्टेटमेंट किसकी है? स्पिनोजा की है, या फिर हांसा की है, या फिर सेबाइन की है, या फिर रूसो की है? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्नसा की ये स्टेटमेंट है कि लेवियाथा का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा। इन्होंने इन दोनों के बीच में ऐसा कहा क्यों तुलना क्यों की है? देखिए, इन्होंने इसलिए कहा है कि हॉब्स के लेवियाथा में क्या था कि हॉब्स ने अपने लेवियाथन को सारी पावर दे दी थी, उसको एब्सोल्यूट मोनार्क बना दिया था कि सारी शक्तियां राजा के पास ही रहेंगी, लोगों के पास कुछ नहीं है। जो भी राजा बोलेगा लोग वही करेंगे, लोगों के पास कोई उनके खुद के अधिकार नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ लेवियाथा के पास है और अनलिमिटेड पावर है लेवियाथन के पास। तो ये तो हॉब्स का हो गया। अब रूसो की जनरल विल की क्या बात थी? रूसो ने भी बिल्कुल हॉब्स की तरह ही एब्सोल्यूट पावर एक कम्युनिटी के हाथ में दी थी। कुछ ग्रुप ऑफ मेन थे, उनके हाथ में, जितने भी लोग राज्य के थे, सारी पावर उनके हाथ में दी थी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। और किसके बेसिस पर? सामान्य इच्छा की बेसिस पर। इसीलिए हार्नसा ने अपनी ये स्टेटमेंट दी है, दोनों में ही कंपेयर करते हुए कि दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेंथम सेड दैट इन दिस सिस्टम मैक्सिमम पीपल गेट द मैक्सिमम प्लेजर्स। किस शासन प्रणाली में बेंथम ने कहा कि
इस व्यवस्था में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किस सिस्टम में, कौन सी है वो व्यवस्था जहाँ पर बेंथम ने कहा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। वहाँ पर मोनार्की में, राजतंत्र में, या डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, या रिपब्लिक गणतंत्र में, या ओलिगार्की कुलीन तंत्र में। अब आप बताइए। बेंथम का मैक्सिमम पीपल गेट्स मैक्सिमम प्लेजर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। बेंथम इस पर सबसे ज़्यादा फोकस अपने थॉट्स में रहते थे। पर इन्होंने किस सिस्टम में कहा कि ये सबसे ज़्यादा मुमकिन है, ये हम अचीव कर सकते हैं, किस व्यवस्था के अंदर? क्या राजतंत्र के अंदर, क्या लोकतंत्र के अंदर, क्या गणतंत्र के अंदर, या फिर कुलीन तंत्र के अंदर? बेंथम के अकॉर्डिंग आपसे ये सवाल कर रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। बेंथम ने माना कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिर्फ डेमोक्रेसी में ही अचीव किया जा सकता है, सिर्फ लोकतंत्र से ही प्राप्त हो सकता है, जहां पर मैक्सिमम लोग मैक्सिमम सुख प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर? डेमोक्रेसी में। ये बेंथम ने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैड गिवन हार्म प्रिंसिपल। हानिकारक सिद्धांत किसने दिया था? ए बेंथम ने, बी जे.एस. मिल ने, सी हीगल ने, या डी ग्रीन ने? अब आप बताइए हार्म प्रिंसिपल, इसे थोड़ा सा वाइडली डिफाइन अगर आप करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये किसने दिया है। हानिकारक सिद्धांत, ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस सारे अच्छे हैं, न्यूली सिलेबस पे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करिए। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चन जरूर लगाया करे। कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कि आपने पढ़ा तो था पर आपको ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा मुझसे छूट गया, ये मैंने नहीं पढ़ा था। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट हो या फिर मॉक टेस्ट हो या फिर जो भी है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। जब आप एग्जाम में देने जाएंगे एग्जाम, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। इसलिए क्वेश्चन आप लगाया करिए। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल ने हार्म प्रिंसिपल दिया है। हानिकारक सिद्धांत में जे.एस. मिल ने कहा क्या है? देखिए जे.एस. मिल आप सबको पता होगा कि ये लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। किस काइंड ऑफ लिबर्टी के? नेगेटिव काइंड ऑफ लिबर्टी के, नकारात्मक स्वतंत्रता के जे.एस. मिल बहुत बड़े सपोर्टर थे। पर इन्होंने अपनी लिबर्टी के ऊपर जो इन्होंने लोगों को दिया उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। 1 से 2 रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कहा था कि लिबर्टी तब तक सही है जब तक कि आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता ना बाधित हो या उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि हानिकारक सिद्धांत जो जे.एस. मिल ने दिया था ये लिबर्टी से रिलेटेड था, और इसी में इन्होंने कहा था कि आपकी लिबर्टी तब तक सही है जब तक कि आपकी लिबर्टी से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेड दैट मनी इज इंपॉर्टेंट रादर देन गॉड। किसने कहा कि ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है? ए हीगल, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्यूरबैक, डी कार्ल पॉपर। अब आप बताइए। आज के समय में तो इस स्टेटमेंट पर कोई विश्वास नहीं करेगा फिलहाल के लिए, पर ये आपसे अभी का तो पूछ नहीं रहा है, और पर्टिकुलर थिंकर के नाम भी आपको दिया गया है कि इन्हीं में से किसी ने दिया है। अब आप बताइए कि किसने दिया है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? हीगल ने कही है ये बात, या फिर कार्ल मार्क्स ने कही है, या फ्यूरबैक ने कही है, या फिर कार्ल पॉपर ने? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने ही कहा है कि ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की एक बुक है ऑन द जेविस क्वेश्चन, जो कि 1843 में इन्होंने लिखी थी और 1844 तक ये पब्लिश
हुई थी। उसी बुक में इन्होंने ये बात कही है कि मनी इज इंपॉर्टेंट रेदर देन गॉड। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच बुक बेंथम रोट दैट देयर आर टू मास्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हैप्पीनेस एंड पेन। किस पुस्तक में बेंथम ने लिखा कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। अब ये बेंथम का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि देयर आर टू मास्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप हैप्पीनेस को प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लेजर और पेन की बात यहाँ पर बेंथम ने की है, और ये दो मास्टर हैं मानव जीवन के, सुख और दुख। अब ये बात बेंथम ने किस बुक में लिखी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में, या बेंथम्स रिफॉर्म बिल में, या फिर एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में, या फिर डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन में। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1879 में पब्लिश हुई थी। और इसी बुक में जर्मी बेंथम ने ये बात कही है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। और इन्होंने कहा कि ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे वह उपयोगी होता है। और इनकी एक स्टेटमेंट है जो बहुत क्रिटिसाइज की जाती है कि वे सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करें। और मानव जीवन का जो मेन एम है, ह्यूमन लाइफ का जो मेन एम है, वह है सुख की प्राप्ति, कि सबसे ज़्यादा प्लेजर आदमी को प्राप्त होना चाहिए और आदमी दुख को कम करने का प्रयास करता है। ये बेंथम के थॉट्स थे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, आपको हीगल की 4 बुक दी हुई हैं, आपको इनको पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ए है द साइंस ऑफ लॉजिक, बी है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, डी है एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट। इनको पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग आप लगाइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप देख लीजिए, ये चारों ही बुक हीगल की हैं। सबसे पहले कौन सी पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी पब्लिश हुई, इस तरह आपको इनको लगाना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक 18 से 12, 18 से 16 इनके बीच में ये बुक पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पर हम इसे 1816 ले लेते हैं। फिर है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1802 में पब्लिश हुई थी, 1802 में। और सी है लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये 1837 में पब्लिश हुई थी। डी है एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट, ये भी हीगल की बुक है, ये 1820 में पब्लिश हुई थी। कहीं कहीं इसे 1820 लिखा रहता है और कहीं कहीं 1821, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम 1820 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए साइंस ऑफ लॉजिक हो गई 1816, फिर 1802 द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, और लेक्चर ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1837, और डी एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट 1820। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बी ए डी सी। सबसे पहले बी आएगी 1802 जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ए 1816 साइंस ऑफ लॉजिक, और उसके बाद आएगी डी एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट 1820 में, और लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री सी सबसे लास्ट में आएगी क्योंकि ये 1837 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। अपना स्कोर कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हर यूनिट से, मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं उस यूनिट के, तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, और कितना आपने स्कोर किया उसे भी मेंशन करिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाइए। तभी आपका नेट या JRF क्लियर हो पाएगा। या कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की,
तो आप तभी अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।